कुछ पेरेंट्स की मजबूरी ऐसी रहती है हिसाब से उन्हें 6 या 14 के नीचे वो मजदूरी उन्हें करनी पड़ती है बच्चों को, और वो पेरेंट्स की मजबूरी है जो उसने वहाँ लगा रखा है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? सर उसके लिए नाइट स्कूल्स पे लगाए गए थे। आप देखोगे आंगनवाड़ियों के थ्रू जो बच्चे पढ़ाने की प्रोग्राम किया गया, तो जो फॉर्मल एजुकेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते उनके लिए पार्शियल एजुकेशन सिस्टम भी बनाया जाए। ग्रामीण एरिया में ये बहुत काम किया गया, लोगों को एज अ वर्कर भेजा गया और उनसे पूछा गया कि आप अपने बच्चे को क्यों नहीं भेजते, तो उन्होंने सिमिलर यही सिचुएशन बताई थी जो आपने बताई है कि कोई कुम्हार है, कोई खेती में काम करता है या कोई मजदूरी करता है, तो उसे एज अ हेल्पर अपना बच्चा चाहिए। वो एज अ मेन उससे काम मजदूरियाँ नहीं करवा रहे गाँवों में, लेकिन एज अ हेल्पर हेल्पिंग हैंड के तौर पर अपने बच्चे को इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए वो साथ में नहीं भेज पा रहे थे। तो उन्होंने सपोज करो उसके फादर नहीं है, हाँ डेथ होगी फादर की, और छोटे बच्चे हैं, तो बड़े वाला जो बच्चा है वो अंडर 14 है, लेकिन वो काम कर रहा है, मदर जितनी मदर बीमार है, तो उसको पार्शियल एजुकेशन सिस्टम में डाला जाए, नाइट स्कूल प्रोवाइड किया जाए, आंगनबाड़ी से उसे जोड़ा जाए। वो ठीक है सर। मेरा सवाल ये है कि वो मजदूरी से कैसे रोका जाए? सर मजदूरी से उसकी कितनी भी मदद वो की जा सकती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली जो ये आरटीई में है उन्होंने एक तो पेरेंट को तो रिस्पॉन्सिबल माना ही है, लेकिन अगर पेरेंट की कुछ ऐसी मजबूरी है तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट जो है पेरेंट को इतनी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है कि पेरेंट अपने बच्चे को श्रम के लिए यूज नहीं कर सकता, फिर स्टेट को बीच में आना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि आरटीई में हम लोगों को फिर इन बच्चों को, चाहे उनको बुक्स हैं या उनको मटेरियल है कुछ है, तो फिर स्टेट को आना पड़ता है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शादी का कोई सवाल प्रश्न हो तो पूछे। ठीक है, धन्यवाद वसीम जी, आपने बड़े सार गर्भित तरीके से हमारे कर्तव्यों से हमें अवगत कराया। अब मैं साहब को इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने विचार रखें और सभा का समापन। चलिए, नमस्कार सभी लोगों को। वसीम ने बहुत बढ़िया तरीके से ये किया, और ये एक बहुत मजेदार चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, वो सबका ये निचोड़ है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग आजकल कुछ हमने कैप्शंस भी लिखे हैं कि ड्यूटीज बिफोर राइट्स। हम राइट्स की बात हमेशा करते हैं, आज भी करेंगे, घर जाते समय भी करें, यहाँ तक कि घर में भी करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी ड्यूटीज नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप अपनी ड्यूटीज देखें कि हमारी ड्यूटीज क्या है। अभी वसीम ने बड़े यानी डिटेल में आपको बताया। उसके बाद हमने लिखा है कि राइट्स विदाउट ड्यूटीज लीड टू एनार्की। एक निरंकुशता आ जाती है अगर हम केवल राइट्स की बात करते हैं और ड्यूटीज को नहीं करते हैं। तो ड्यूटीज और राइट्स दोनों ऐसे हैं जैसे कि गाड़ी चलती है, अपना यानी बैलेंसिंग होती है व्हील की, ऐसे ही है। अगर आप ड्यूटीज की बात राइट की बात करते हैं, विदाउट ड्यूटीज आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, किसी दूसरे की गाड़ी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरीके से है। और एक हमने ये भी लिखा था कि माई ड्यूटीज सस्टेन माई राइट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो राइट्स हैं वो बने रहें, तो आप अपनी ड्यूटी को बना के रखिए, अदरवाइज आपके राइट्स जो है धीरे धीरे कटने शुरू हो जाएंगे। माना फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर हम लोगों ने पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया स्कूल में, तो होता क्या है कि हमने अपनी ड्यूटीज को वो कर दिया, धीरे धीरे क्या है हमारी वहां से सैलरी भी कम हो जाएगी और हम लोगों को सस्पेंशन या टर्मिनेशन का भी निकलना शुरू हो जाएगा। फिर हम नहीं बोल सकते कि हमने तो यहाँ पे सिलेक्शन होके आए थे और हमें कंटिन्यू रखा जाए। जहां तक थोड़ा सा मैं इसमें जाऊंगा, ये पूरा बहुत एक कंप्लीट चार्टर है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात है, इसमें कल्चर की भी बात है, इसमें नेशनल इंटीग्रेशन की भी बात है, इसमें एक किस्म से आपको वन्य जीव जो जंतु जो हैं उनकी भी बात है। तो ये समझते हैं, ये इतना जबरदस्त तरीके से ये हमारी ड्यूटीज हैं कि आप एक एक चीज जो आप करते हैं, यहाँ तक कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी वसीम ने बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल दिया कि अगर जरूरत पड़ती है राष्ट्र को, समाज को, तो हम कुछ ऐसे भी काम हमको करने पड़ सकते हैं जो हमारी यानी हमारी उसमें ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे जो टीचर्स हैं वो घर घर में जाके आपको हेल्थ सर्वे कर रहे हैं, वो उनका कहीं भी नहीं था, किसी भी बीएड कोर्स में या किसी भी ट्रेनिंग में या किसी भी ड्यूटी का पार्ट नहीं था। लेकिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, उस ड्यूटी के अंदर ऑटोमेटिकली हमको ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये बहुत सही बात है कि 1962 में फर्स्ट, उसके बाद 1971 में सेकेंड, और जब इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि सी इम्पोज इमरजेंसी, लेकिन उस इमरजेंसी में लोग बड़े परेशान हो गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर आई थिंक ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया।
तो इंक्लूड जब इनको किया गया तो इसका पर्पज ही यही था कि जो हमारी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो किसी तरीके से वायलेट ना हो। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में जो जब भी आप इनकी स्टडी करेंगे तो आपको जैसे कि कितनी बढ़िया चीज है कि फॉर एग्जांपल हमें एक अपना नेशनल इंटीग्रेशन रखना है, साथ में कल्चर को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन साथ में हमको साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप करना है। हम ये नहीं हो सकता कि हाँ मेरे गांव में तो ये रूढ़िवादिता है, वहां पे तो बलि दी जाती है तो मैं तो दूंगा बलि, वो तो एक कल्चर है हमारा। नहीं, साथ साथ में ये भी कहा गया है कि आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है कि क्या ये जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्या इसका कोई लॉजिक है। तो ये साइंटिफिक टेम्पर भी हमको डेवलप करना है। एजुकेशन जो लास्ट वाला आया, ये बच्चों के लिए बहुत सारे, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ, मैं उनको ये बोलता हूँ कि जैसे हम कोई बोलता मैं तो नहीं पढ़ना चाहता, मैं पढ़ना चाहता, क्वेश्चन इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ हिज चॉइस। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में कि हमारे सारे जितने बच्चे हैं वो सारे एडुकेटेड होने चाहिए, सब पढ़े लिखे होने चाहिए, और कम से कम उनको 6 ये देश समाज को आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वास्तव में उसमें बहुत सारी चीजें, ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट की बात है या लैंग्वेजेस की बात है, आइडियल की बात है, तो सारी चीजें हैं। और जो ब्रदरहुड की बात है, ये ब्रदरहुड किसी रिलीजन से या किसी कम्युनिटी से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, चाहे आपको लैंग्वेज आती है नहीं आती है, बट यू हैव टू पार्टिसिपेट दैट, आपको उसको इंकरेज करना है। तो ये अवेयरनेस हम सभी लोग अपनी अपनी क्लास में भी करेंगे, अपने अपने जो आप जूम क्लास ले रहे हो बच्चों की, तो थोड़ा सा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताएं, क्योंकि बच्चों को बहुत सारा डिटेल नहीं मालूम होता। उनको बोले ये हमारी ड्यूटीज है, अगर इनको आप फॉलो करोगे तो आपकी जो राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बने रहेंगे। तो क्लासेस में भी हम बताएंगे, पेरेंट्स से भी हम जब हम पीटीएम करेंगे तो हम पेरेंट्स को भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं मालूम है कि हमारी क्या क्या ड्यूटीज है, और हो सकता है फिर वो उसमें कुछ ऐसे काम कर देते हो जो कि आगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मास्क पहनना, अब बहुत आजकल चालान हो रहे हैं। अब कोई बोल देगा पुलिस वाले तो एकदम यानी हैरेस कर रहे हैं लोगों को, हैरेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को रोकना है, कोरोना को रोकना है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वसीम मास्क नहीं पहनता है तो वसीम को कोई राइट नहीं है कि वो इनको, सोनवीर जी को, इनको कोरोना फैलाए या इनके लिए, इनकी जान के लिए कोई खतरा उत्पन्न करे। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हमारी लिबर्टी जो है ना, हमारी लिबर्टी वहां तक सीमित है जब तक कि हम दूसरे की लिबर्टी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम वहां तक स्वतंत्र हैं जहां तक हम दूसरे की स्वतंत्रता को बाधा नहीं पहुंचा सकते। अगर माना जैसे वो पहले हम पढ़ते थे कि छड़ी घुमा रहा हूं मैं तो मेले में, अब मेरी छड़ी किसको लग जाए उसका हमें ख्याल नहीं है, हमें उसका भी ख्याल न करना पड़ रहा है कि मैं छड़ी उतरी घुमाऊं जितने की दूसरे को न लगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपने बहुत बढ़िया बोला, इनके लिए एक और जोर लगाते हैं तारीफ। और इस बीच में कोई और भी अगर अपनी बात रखना चाहता है, क्योंकि काफी हमारे दिमाग में बातें आती हैं, रेफरेंसेस आते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा रेफरेंस है कि जहां के फंडामेंटल ड्यूटीज यानी का मजाक बन रहा हो या फंडामेंटल ड्यूटीज समझ ही भी नहीं आ रही हो आदमी को, ठीक है, और राइट की बात कर रहा है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज, तो अगर आपके पास कुछ ऐसे लाइव एग्जाम्पल हो, अपने से रिलेटेड, अपने दोस्त से रिलेटेड, अपने स्कूल से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, तो फिर आप उनकी बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इंजॉय करेंगे। थैंक यू, बहुत बढ़िया सेशन रहा।